Hello students, today I am going to teach you a poem from the book First Flight of class 10, that is How to Tell Wild Animals। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की एक कविता जो कि है How to Tell Wild Animals First Flight बुक से। Okay, so let's start। Before we start the reading of the poem, हम लोग जानेंगे इस पोएम के पोएट के बारे में। तो शुरू करते हैं। कैरोलिन वेल्स वाज एन अमेरिकन राइटर। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। शी वॉज फेमस फॉर हर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री। वो बहुत ही फेमस है अपने मिस्ट्री बुक्स के लिए, मतलब रहस्य वाला बुक्स के लिए। सम ऑफ आर वेल नोन वर्क्स आर द जिंगल बुक, द साइन ऑफ द स्फिंक्स एट्सेट्रा। उनके कुछ जाने माने बुक्स हैं द जिंगल बुक, द साइन ऑफ द स्फिंक्स एट्सेट्रा। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स डिफरेंट एनिमल्स टू हर रीडर्स इन ए ह्यूमरस वे। जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कवि अपने रीडर्स के सामने कुछ एनिमल्स को, कुछ जानवरों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं इन ए ह्यूमरस वे, बहुत मजाकिया तौर से। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इन्वोक्स फन इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। हम लोग जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो हम लोगों के मन में हंसी का एक झलक आएगा और हम लोग इसको पढ़ के थोड़ा सा ह्यूमरस महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ओके सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। पहले हम लोग देखेंगे कि ये डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। एडवांस मतलब होता है कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, और टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश येलो कलर, पीला कलर के ऊपर जब ब्राउन का शेड रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉनी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इस स्टैंजा का। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट मतलब होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ईस्टर्न पार्ट्स में जो जंगल है, उस जंगल में अगर हम लोग कभी बाय मिस्टेक या बाय चांस चल गए तो क्या होगा। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज टॉनी बीस्ट, और जैसे ही हम लोग उस जंगल में गए वहाँ पे एक बड़ा सा पीला कलर के ऊपर जिसका शरीर में ब्राउन शेड है, अगर हम लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा, फिर क्या हुआ। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो वो जानवर जैसे ही हम लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसका दहाड़ सुन के अगर हम लोगों को लगे कि हम लोग मर जाएंगे अभी, तो डेफिनेटली हम लोगों को समझ जाना है यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो वो जानवर कौन सा जानवर है, वो है एशियन लायन, एशिया में पाए जाने वाले लायन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस स्टैंजा का राइम स्कीम। इस स्टैंजा का राइम स्कीम अगर हम लोग देखें तो देखिए कि लाइन 1 एंड लाइन 3 को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, क्योंकि चांस और एडवांस दोनों वर्ड राइम करता है। सिमिलरली लाइन 2 एंड लाइन 4 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बी से, क्योंकि ईस्ट और बीस्ट सिमिलर राइमिंग वर्ड्स हैं। एंड द लास्ट टू लाइन्स डाइन एंड लायन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग। तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया ए बी सी सी। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सा यूज किया गया है। तो लाइन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो देखिए ओ साउंड का बहुत बार रिपीटेडली यूज हुआ है, यू शुड गो। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वावल साउंड अगर रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 में देखिए इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पे सेंटेंस ऑर्डर को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो पोएम में जब कोई सेंटेंस के ऑर्डर को बदल दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन, और
लास्ट 2 लाइन्स में हम लोग देखेंगे continuation of a sentence without a break. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. लास्ट के 2 लाइन्स तो देखेंगे कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस का कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी ब्रेक, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंजाम्पमेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग जान लेंगे। नोबल मतलब होता है रॉयल, जैसे कि राज खानदान से बिलोंग करना। ग्रीट मीन्स वेलकम। यहाँ पे देखिए ग्राउंड वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, और डिसर्न मतलब होता है आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड, समझना। तो चलिए फिर से और एक बार स्टैंजा को पढ़ते हैं और समझते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो अगर हम लोग कभी इधर उधर भटक रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कैसा जानवर? ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जानवर जो जंगली है लेकिन वो काफ़ी रॉयल है, अगर हम लोगों को वेलकम करता है। तो देखिए उसका नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। वो एनिमल कैसा होगा? विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, एक येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स रहेगा, तो उसके शरीर में क्या रहेगा? येलो कलर के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स रहेगा। ऐसा एनिमल अगर हम लोगों को वेलकम करता है, फिर हम लोग क्या नोटिस करेंगे? जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, क्या वो हम लोगों को खाने वाला है? दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। इस सिंपल रूल से हम लोग जान जाएंगे कि ये एनिमल कौन है। ये एनिमल है बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल में मिलने वाला शेर। ओके, नाउ कमिंग टू द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। पिछले स्टैंजा की तरह इस स्टैंजा में भी सेम राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, जो है ए बी सी सी। अभी हम लोग देखेंगे इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया गया है। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब हम लोग जानते हैं रिपीटेशन ऑफ ए लेटर एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। तो लाइन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, लास्ट 2 वर्ड्स में देखिए रोमिंग राउंड, आर जो लेटर है उसका कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिटरेशन। फिर आ जाइए लाइन नंबर 6 में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहाँ पे भी इन्वर्शन का यूज किया गया है। इन्वर्शन मतलब चेंज इन अ सेंटेंस ऑर्डर। क्या होता है इसका प्रॉपर ऑर्डर? टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। और फिर अगर लाइन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एजोनेंस का भी यूज किया है, ओ साउंड का रिपीटेडली यूज किया गया है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो देखिए और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रिपीटेडली ओ साउंड का यूज किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एजोनेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पहले हम लोग जान लेंगे। स्ट्रोलिंग मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, हाइड का मतलब होता है एनिमल स्किन, पेपर्ड, यहाँ पे पेपर्ड का मतलब है कवर्ड विथ स्पॉट, और लिप का मतलब है जंप। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर हम लोग ऐसे ही कैजुअली चलते रहते हैं और अचानक एक जानवर को अगर हम लोग देखते हैं, कैसा जानवर? जिसका स्किन के ऊपर क्या है? ब्लैक स्पॉट्स है, उसका पूरा स्किन ब्लैक स्पॉट्स से ढका हुआ है।
As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. जैसे ही वो जानवर हम लोगों के ऊपर जंप करता है, लेफ्ट मतलब जंप करना, हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि वो जानवर कौन है, लेपर्ड मीन्स चीता. It will do no good to roar with pain. अगर हम लोग पेन से चिल्लाते हैं तो भी हम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है. He will only leap and leap again. बार बार वो हम लोगों के ऊपर जंप करने लगेगा. तो इसका राइम स्कीम अगर हम लोग देखें इस स्टैंजा का, तो सेम राइम स्कीम फॉलो होता है, ए बी सी सी. नाउ कमिंग टू द पोएटिक डिवाइस, लाइन नंबर 3 पे देखिए, एलिटरेशन का यूज हुआ है. एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, एस साउंड का बार बार यूज हुआ है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएटिक डिवाइस स्टैंजा में है वो है पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस होता क्या है? In order to create rhyme, the poet changes the spelling of leapt. यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए लेफ्ट का स्पेलिंग है LEPT, लेकिन उसका एक्चुअल स्पेलिंग होना चाहिए था LEAPT. लेकिन पोएम के स्टैंजा में राइम को बरकरार रखने के लिए कभी अपने इच्छा के अनुसार कोई भी वर्ड का स्पेलिंग या सेंटेंस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. इसी को बोला जाता है poetic license. Okay, so now moving to the next stanza. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. इस स्टैंजा में पोएट हम लोगों को एक नया एनिमल के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप कभी अपने घर के पीछे यार्ड में, बैक यार्ड में घूम रहे हैं और सडनली आप वहाँ पे एक जानवर से मिलते हैं. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करता है बहुत जोर से, तो आप समझ जाइए बी श्योर इट इज़ अ बियर. ये कौन सा एनिमल है? ये एक भालू है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस. वो फिर से आपको और एक बार हग करेगा, जेंटल टच देगा. तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग क्या क्या है? यार्ड मीन्स बैक यार्ड, घर के पीछे का हिस्सा. केयरस, केयरस मीन्स अ जेंटल टच. Now the same rhyme scheme has been followed in this stanza also, that is AB CC. सेम राइम स्कीम का फॉलो किया गया है स्टैंजा में भी, जो कि है AB CC. जैसे कि अगर हम लोग देखें, यार्ड और हार्ड मिलता है, दैट इज डिनोटेड बाय A. देयर एंड बियर राइम करता है, दैट इज डिनोटेड बाय B. एंड गेस एंड केयरस, द लास्ट टू लाइन्स आर डिनोटेड बाय C. Now the poetic device used in this stanza are alliteration in line 1. देखिए Y sound का यूज हुआ है 2 बार, your yard. नेक्स्ट लाइन 1 एंड 2 में एंजाममेंट डिवाइस का यूज किया गया है. एंजाममेंट मतलब हम लोग जानते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी ब्रेक. तो फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑर्डर है उसी को नेक्स्ट सेंटेंस तक लाया गया है, तो उसको हम लोग जान गए हैं, उसको क्या बोला जाता है? एंजाममेंट. और लाइन 2 में हम लोग क्या देखते हैं? एजोनेंस. यू मीट ए क्रिएचर देयर. देखिए ई भावेल का यूज किया गया है, यू मीट ए क्रिएचर देयर. तो लाइन नंबर 2 में हम लोग को कौन सा पोएटिक डिवाइस मिलता है? वो है एजोनेंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. First word meaning जान लेंगे. beasts of prey. beasts of prey मतलब होता है कि animal that kills other animals for food. वही जानवर जो दूसरे जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे हुआ डिफरेंशिएट, अलग करना. नोविस. नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू ए जॉब, नौसिखिया, जो कोई एक नया नया काम शुरू कर रहा है.
और नॉन प्लस का मीनिंग हो गया कंफ्यूज्ड। तो फिर से स्टैंजा को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस। जो नया नया जानवर को पहचानना सीख रहा है उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना। किसको? बीस्ट्स ऑफ प्रे, ऐसा एनिमल या ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सांप किसको खाता है? मेंढक को। ओके, तो इसको बोला जाता है बीस्ट्स ऑफ प्रे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दास। आप क्रोकोडाइल को हाइना से कैसे अलग करेंगे? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइना को हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं वो हंसता रहता है, मेरी स्माइल्स। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन क्रोकोडाइल जब शिकार करता है तो क्रोकोडाइल को हम लोग देखते हैं कि ऐसे देख के लगता है कि क्रोकोडाइल जैसे रो रहा है। तो हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का यही तरीका है। तो जो नया एनिमल को पहचानने में सीख रहा है उसके लिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन का काम हो सकता है। तो यहाँ पर भी राइम स्कीम अगर हम लोग देखें तो सेम राइम स्कीम फॉलो किया गया है, ए बी सी सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो देखिए, द ट्रू chameleon is small. chameleon एक एनिमल जो कैसा है? बहुत ही छोटा। chameleon मतलब होता है गिरगिट। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग कैसा है? छिपकली की तरह देखने वाला एक एनिमल जिसके पास क्या नहीं है? ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, नॉट ए सिंगल विंग। ना ही उसके पास कान है और ना ही उड़ने वाला पंख है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप कोई पेड़ की तरफ देख रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको कुछ देखने को ना मिले, इट इज़ द चैमेलियन यू सी। आप समझ जाइएगा एक्चुअली में आप किसको देख रहे हैं? एक चैमेलियन को, गिरगिट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट दोनों लाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पेड़ में हम कुछ देख भी नहीं रहे हैं और पोएट बोल रहे हैं कि आप चैमेलियन को देख रहे हैं, तो ये कैसे? तो एक चीज़ जानिए कि चैमेलियन का एक स्पेशल फीचर होता है। कैसा? वो लोग अपना रंग बदल सकते हैं अपने परिस्थिति के हिसाब से। तो पेड़ में अगर ये अपने रंग बदलते हैं तो पेड़ के स्किन की तरह अपना रंग ये बदल देते हैं ब्राउन कलर का। इस फीचर को बोला जाता है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज करना। तो छिपकली जैसा इस एनिमल को, जिसको हम लोग जानते हैं चैमेलियन, जिसके पास ना ही कोई कान है और ना ही कोई उड़ने वाला पंख है, इसके पास एक स्पेशल फीचर है जो कि है रंग बदलना। ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है। अगर पत्तों के बीच में रहे तो ये अपना कलर चेंज करके हरा कर ले सकता है, और ये अगर पेड़ के ऊपर चढ़े तो ये भी अपना कलर चेंज करके ब्राउन कर सकता है। इसमें अगर राइम स्कीम देखें तो देखिए कि सेम राइम स्कीम फॉलो हुआ है, ए बी सी सी। तो सारे पूरे पोएम को पढ़ने के बाद हम लोग देखें कि सेम राइम स्कीम का ही फॉलो किया गया है पूरे पोएम में, जो कि है ए बी सी सी। यहाँ पे अगर हम लोग पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल देखें तो देखेंगे कि लाइन नंबर 4 में क्या यूज़ किया गया है? कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स मतलब रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए सिंगल विंग, एनजी का यूज़ किया गया है, सिंगल विंग। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और लाइन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे एलिटरेशन, ही हैज़ नॉट, एच का इस्तेमाल, रिपीटेड यूज ऑफ एच। तो लाइन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं एलिटरेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पूरा पोएम आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल शुभ स्पीक्स। थैंक यू।